नमस्कार, आप देख रहे हैं बात इंडिया की और मैं हूं प्रवीण। देश भर में महिला आरक्षण को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्षी दलों ने महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया, तो विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष की मंशा महिलाओं को आरक्षण देने की थी ही नहीं, बल्कि अपनी सत्ता बरकरार रखने की थी। डिलिमिटेशन का मामला भी उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि असली मकसद कुछ और था, यानी बताया कुछ और गया और किया कुछ और गया। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास ये बड़ा मौका है क्योंकि 23 अप्रैल को बंगाल में पहले चरण का मतदान होना है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार बाजी पलटेगी, जबकि ममता बनर्जी पूरे कॉन्फिडेंस में है। उनको लगता है कि टीएमसी की प्रचंड जीत इस बार होने वाली है। अब सवाल है कि महिलाएं किसको जीत दिलाएंगी, किसके पाले में महिलाओं का वोट जाएगा, क्योंकि बंगाल में महिलाओं का वोट लगभग आधा है। यानी बंगाल में सत्ता का खेला महिलाएं ही करेंगी। महिला आरक्षण के नाम पर दम भरने वाली पार्टियों को क्या वाकई में महिलाओं की चिंता है या सब सियासत का हिस्सा है? कुल मिलाकर महिला आरक्षण का मुद्दा बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा या फिर विपक्ष के लिए ये फायदे का सौदा है, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों से बातचीत भी करेंगे। बंगाल की जमीन पर महिलाओं को झालमुड़ी खिलाते प्रधानमंत्री मोदी की इस तस्वीर का एक सियासी सबब भी है। वो ये कि महिलाओं का हिस्सा पीएम मोदी के रहते कहीं नहीं जाने वाला। पीएम मोदी को भी उनका हक उनसे साझा करने में कहीं कोई परेशानी नहीं। अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुड़ी खाएगा? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। चाहे वो उनकी खरीदी झालमुड़ी हो तो हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। या फिर संसद में 33% का आरक्षण देने की पहल। देश की बहनों पर बहुमत कमाना, एक बार 33% बहनों को यहाँ आने दो। भले ही सरकार की कोशिशों से उलट ये मामला सदन में मात खा गया हो, लेकिन सियासत की सतह पर इसे रखकर पीएम मोदी शह की एक ऐसी बिसात बंगाल में बिछाने वाले हैं कि दीदी का खेला पलटने में देर नहीं लगेगी। यही कारण है कि लोकसभा के स्पेशल सेशन के बाद बीजेपी के प्रचार की धार बदल गई है। मैं बंगाल की बहनों को टीएमसी की दुर्नीति से सावधान करना चाहता हूं। टीएमसी मां माटी मानुष की बातें करके सत्ता में आई थी, लेकिन टीएमसी ने मां को धोखा दिया है। ये आपने पिछले दिनों संसद में भी देखा है। बीजेपी ने प्रयास किया कि महिलाओं को 2029 के चुनाव से भी आरक्षण का फायदा मिलना शुरू हो जाए, लेकिन महिला विरोधी टीएमसी ने, मां की विरोधी टीएमसी ने संसद में इसका विरोध किया। सोनार बंगला के साथ संकल्प पत्र लेकर उतरी बीजेपी महिलाओं का कायाकल्प करना चाहती है। साथ ही ममता बनर्जी के मां, माटी और मानुष का एनकाउंटर भी। तभी तो महिलाओं को 3000 की आर्थिक सहायता देने के अलावा सरकारी नौकरियों में 33% के आरक्षण का दाव उसने चला है, जिसका जिक्र अब संसद सत्र के बाद प्रचार में जोर शोर से हो रहा है। मैं पश्चिम बंगाल की जनता से अपील करना चाहता हूं, इस बार परिवर्तन होना चाहिए और यहां की माताओं बहनों को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करिए। हम इस देश की, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% का आरक्षण देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आज नहीं तो कल ये होकर ही रहेगा। नारी शक्ति अधिनियम जब हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए, महिलाओं को हिस्सेदारी दिलाने के लिए जिस प्रकार की प्रयास किया, संसद के सत्र में पूरों को महिलाओं को आरक्षण देने के लिए जो बिल लाया, तो आपकी ममता दीदी की जो यहाँ सरकार है, इनके सांसदों ने, टीएमसी के सांसदों ने उस आरक्षण को देने का विरोध किया है। मित्रों, तो क्या बीजेपी का हथियार बंगाल की सरकार का संहार कर देगा? ये सवाल चुनावी पंडितों के सामने भी है।
बंगाल में बीजेपी की राह वैसे तो आसान नहीं, वजह महिला मुख्यमंत्री का होना और महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाएं, जिसमें लक्ष्मी भंडार योजना, इसके तहत 25 से 60 वर्ष की महिलाओं को सीधे नकद सहायता दी जाती है, जिसमें सामान्य श्रेणी के लिए 500 रुपए और SC/ST परिवारों को हर महीने 1200 रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। कन्याश्री प्रकल्प योजना, इसके तहत 13 से 18 साल की छात्राओं को शिक्षा के लिए हर साल स्कॉलरशिप दी जाती है। 18 साल के बाद एक मुश्त 25,000 रुपए की रकम अविवाहित लड़कियों को दी जाती है। तीसरी योजना रूपाश्री प्रकल्प है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी के लिए 25,000 रुपए ममता सरकार देती है। स्वास्थ्य साथी, स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया के नाम पर कार्ड होता है और 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज इसमें मिलता है। कक्षा 11 से 12 की छात्राओं को टैबलेट या स्मार्टफोन खरीदने के लिए सरकार की तरफ से 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। ये वो तमाम योजनाएं हैं जिनके जरिए ममता बनर्जी ने हैट्रिक का टारगेट सेट किया है। हालांकि बीजेपी ममता के इस विजय रथ को रोकना चाहती है। अब तक की चुनावी पैटर्न को देखें तो तकरीबन हर राज्य में महिलाएं गेम चेंजर साबित हुई हैं। ऐसे में बंगाल इसकी फिर प्रयोगशाला बनेगा, लेकिन बंग के लैब टेस्ट में कौन पास होगा ये 4 मई को ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। दो पहलू होते हैं राजनीति में। एक तो हम आप खबरों के एनालिसिस करते करते कहीं तक भी पहुंचे, एक होता है मानस मन, वो वोटर जिसे सचमुच किसी सत्ता को चुनना है, सरकार को चुनना है, उसके दिमाग पर बात का क्या असर पड़ता है। और अभी जो कुछ भी हुआ है ये इतना आसान और सीधा खेल नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से संसद में हार हो गई, इसको काफ़ी विपक्षी दलों ने प्रमोट किया। क्या हार कर बड़ी जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़ा प्लान बनाया? ये एक पहलू है। दूसरी तरफ कितनी ही कोशिश की गई, ममता बनर्जी हर बार अपनी ताकत को बरकरार रखती हैं और बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत होकर आती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तो पश्चिम बंगाल में सीधा मुकाबला कर लिया, लेफ्ट खत्म हो गया, कांग्रेस भी नहीं दिखाई पड़ती है और सीधा मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच, ये अपने आप में बड़ी ताकत है। आइए इसको समझते हैं। बड़े अच्छे जानकार मेरे साथ पैनल पर जुड़ रहे हैं। माधवी अग्रवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं और माधवी जी पश्चिम बंगाल को खूब अच्छे से जानती हैं, वहाँ की राजनीति को भी जानती हैं। इसी तरह मेरे साथ एहतेशामुल हक साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के। हक साहब, आपका भी स्वागत है। मेरे साथ गार्गी नंदी राय हैं जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रही हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चंदन सिंह चौधरी जी कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में जुड़ रहे हैं। चंदन जी, ट्रैवल करते हुए अब पता नहीं कितना आपसे बात हो पाएगी, लेकिन ठीक है, सुनिए आप चर्चा को और कुछ बातें आपसे भी रखता हूं। लेकिन माधवी जी, सबसे पहला सवाल आपसे, और वो इसलिए क्योंकि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस FAQ पूरी लिस्ट बनाकर भारतीय जनता या सत्ता को, सरकार को देनी पड़ी। क्या ज़रूरत पड़ी थी सफाई देने की? क्या आपको लगता है कि सचमुच में आपका मन था या नहीं था? प्रायोरिटी महिला आरक्षण था या प्रायोरिटी आपके लिए इलेक्शन थी? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। पहले आप माधवी जी। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगी कि आज देश में महिलाओं के ऊपर जो राजनीति हो रही है विपक्षी दलों के द्वारा, ये पूरा देश देख रहा है, महिलाएं देख रही हैं। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगी कि आर्टिकल 334A कहता है कि डिलिमिटेशन हुए बिना महिला आरक्षण जो है वो लागू नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता इस विषय में कितने लोगों को जानकारी है। अगर डिलिमिटेशन अगर सही तरीके में नहीं होता है और वैसे भी 50 सालों के लिए फ्रीज था, और डिलिमिटेशन अगर होगा तो उससे क्या है, जिस तरीके से देश में आबादी का घनत्व बढ़ा है, उस आबादी के अनुपात में जो लोगों तक जो उनके लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के जो नेता हैं या विधानसभा के जो नेता हैं, वो सही तौर पे अपने कामों को पहुंचा पाएंगे। तो ये भी बहुत जरूरी था, क्योंकि 50 सालों से डिलिमिटेशन जो है बार बार जो है रिन्यू कर दिया जा रहा था और अभी तक हुआ नहीं था। और डिलिमिटेशन तभी हो सकता है जब सेंसस होगा। अब क्योंकि 2011 में जो है वो जनगणना होनी थी, यहाँ पर जो कांग्रेस हमेशा से जाति जनगणना का विरोध करती रही, जो कांग्रेस ओबीसी के आरक्षण पर
ताल ठोक कर ये कहती रही कि चाहे कुछ भी हो जाए, मरते दम तक कांग्रेस जो है ओबीसी आरक्षण कभी नहीं देगी, उस पर बात तक नहीं करना चाहते थे। आज वही कांग्रेस जो है चिंगार चिंगार कर लोकसभा में ये कहती हुई सुनाई दी कि वो जो है ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा आगे बढ़ के तो अखिलेश यादव जी ने ये कह दिया कि माइनॉरिटी महिलाओं का। माधवी जी, मल्टीपल चीजें हो गई, मल्टीपल चीजें हो गई, आएंगे एक एक करके। अभी तो समय है हम लोगों के पास में, तो सारे मुद्दे आ जाएंगे, आपकी जितनी बातें हैं वो सब आ जाएंगी। लेकिन अभी सवाल बरकरार है, दोबारा इस सवाल के साथ आऊंगा। लेकिन हक साहब, एक बात तो है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष एक तरह से एक जश्न मना रही है कि देखो हमने हरा दिया संसद में, देखो हमने अपनी ताकत दिखा दी है। बात थोड़ी सी इतर भी दिखाई देती है कि बीजेपी चाहती यही थी। क्या कहीं ट्रैप में तो नहीं आ गए आप लोग? देखिए, जिस हिसाब से कहा जाता है कि एक कहावत है, एक मिसाल है कि हक की बात हलक से निकलती है। तो हमारी बहन जिस हिसाब से माधवी अग्रवाल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक्चुअली में उनका ये नारी का जो बिल लेकर करके इस पर नहीं है, इनका मकसद था डिलिमिटेशन। अरे ये तो मैंने बोल ही दिया ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप वो तो चाहते यही हैं, वो चाहते यही हैं, और उस ट्रैप में आप वैसे ही चल रहे हैं जैसा वो चाहते हैं। नहीं, मैं इसी बात मैं दोबारा आ रहा हूँ दूसरी बात, नंबर 1। नंबर 2, मैं कहना चाहता हूँ कि इतना जल्दबाजी क्यों? हमारे पास में अभी 543 सीटें हैं। भारत की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूदा 240 एमपी है, लेकिन उनके पास में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या 31 है, 16 पॉइंट कुछ होगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से तिवारी जी कहना चाहता हूं कि हमने सबसे ज्यादा समझ लिए, हमारे पास 29 सीट में 11 एमपी है। हमने 39% जो है एमपी दे के रखे हैं, और हमारे राज्यसभा में 56% है। राज्यसभा के हमारे सदस्य 13% है, 13 सीट है, जिसमें हमने ऑलरेडी 5 दे के रखे हैं। तो सोच लिए 56% है, नंबर 1। नंबर 2, मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हमारी कौन है? आदरणीय ममता बनर्जी है, वो महिला है। आप आइए, आप देखिए हमारे पॉइंट क्या है सर। हक साहब, मैं यही तो पूछ रहा हूं कि आप लोगों को ये सफाई देनी पड़ रही है, सारी बातें कहनी पड़ रही है, महिलाओं के साथ आप कितने खड़े हैं, यही तो लाकर खड़ा कर रहे थे वो आपको। 100% भारतीय जनता पार्टी समझिए महिला आरक्षण बिल लेकर करके समझिए वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन महिला के साथ में हम लोग हैं। ठीक है, चलिए मैं आऊंगा इस पर, क्योंकि देखिए राजनीति तो कर ही रहे हैं, राजनीति तो सभी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, राजनीतिक दल है तो राजनीति तो करेंगे ही। अब इस राजनीति में कौन कमाल की राजनीति कर रहा है और किसका फायदा होने वाला है, यही तो समझना है आज की डिस्कशन में। चंदन जी, अब आप वेल सेटल्ड दिख रहे हैं, बड़ी देर से आपको थोड़ी सी चुनौती आ रही थी यहाँ बैठने में, लेकिन अब आप मुझे बताइए, यही सवाल आपसे, क्योंकि आप लोग तो एक ही नाव में सवार हैं, क्या तृणमूल कांग्रेस, हालांकि आपका विरोध रहेगा वहां पर इस मामले में बीजेपी ने एक साथ कर दिया, एक जगह पर कर दिया, और आप लोग महिला विरोधी हैं, महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ हैं, आप महिलाओं का भला नहीं चाहते हैं। बीजेपी की, प्रधानमंत्री मोदी की इतनी बड़ी मंशा को आपने झटका दे दिया, ये सारा मैसेज दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी तृणमूल कांग्रेस ममता जी के बारे में उतना नहीं बोल रहे जितना आपके बारे में बोल रहे हैं। बात तो यही होगा, वो हम लोग के बारे में ही बोलेंगे, लेकिन मोदी जी के थोड़ा हिस्ट्री चर्चा करना पड़ेगा। ये हिस्ट्री में पहला प्रधानमंत्री हम लोगों का ही है, पहला जो चीफ मिनिस्टर नंदिनी सतपथी जी, ओडिशा हम लोगों का नेबरिंग स्टेट वहीं से है। तो ये मामला मतलब 60 डेकेड से शुरू हुआ, दशक से शुरू हुआ, अभी चलते रहा। राजीव गांधी का टाइम में पहला वुमेन एम्पावरमेंट मिनिस्टरियल फॉर्म बने, तो बात ये हुआ, तो हम लोग कोशिश किए, हम लोग स्टार्ट किए, हम लोग लोअर लेवल थर्ड टायर मैनेजमेंट जो है पंचायत से म्यूनिसिपैलिटी, वहीं पे 33% रिजर्वेशन हम लोग किए। तो अल्टीमेटली जो स्टार्ट किए तो हम लोग किए, गीता मुखर्जी कमीशन हम लोग बैठाए, तो अल्टीमेटली हम लोग कोशिश किए, हम लोग किए, जिससे इन लोग एक स्टार्टअप। लेकिन बात मैं क्या होता है चंदन जी, जब मैं ऐसे पैनल डिस्कशन करता हूं तो उसमें मैं पार्टी का सेंस लेता हूं, क्योंकि प्रवक्ता होने के नाते आप लोगों को भी
ये जानकारियां दी जाती हैं या जिम्मेदारी दी जाती है कि भैया ये वाली बात को रखना है पुरजोर तरीके से। और अभी तक मैं देख रहा हूं, चाहे हक साहब हो या आप हो, दोनों की तरफ से ये चीजें दिखाई जा रही हैं कि हम महिलाओं के कितने हितैषी हैं, आज तक हम महिलाओं के लिए कितना काम करते रहे। अब मैं आऊंगा चंदन जी, इसी पे आएंगे, यहीं से शुरू करेंगे एक एक करके। पहले पैनल में देखिए आप, गार्गी जी भी हमारे साथ हैं और मैंने उनको अंत में इसलिए रखा क्योंकि वो सुन लें, मुस्कुरा भी रही थी बीच बीच में वो, तो आप तीनों पार्टियों के विचार सुन लें, उसके बाद वो अपनी बात रखें। गार्गी जी, अभी ये बताइए यहाँ पर एज किसके पास में है, क्योंकि ये अभी 50-50 है, नतीजे नहीं आते तब तक किसी का गेम कुछ समझ नहीं आएगा, कौन भारी पड़ा कौन नहीं पड़ा, लेकिन दांव तो बीजेपी ने खेला, इसमें कोई दो राय नहीं। जी ओके, धन्यवाद आपको बुलाने के लिए। देखिए मोदी जी, ये सही हो सकता है कि पार्लियामेंट में हार गए हैं पर सड़क पर नहीं, ये संसद से सड़क की लड़ाई है, तो ये लोग समझ नहीं रहे। और कांग्रेस से मेरा एक प्रश्न है, कांग्रेस से, कि आप लोगों ने तो 2010 में तो राज्यसभा में पास हो गई थी ना, पारित हो गई थी महिला आरक्षण बिल, तो वो लोकसभा में पेश क्यों नहीं कर पाए थे भाई साहब? तो क्यों लैप्सी हो गया? और दूसरी बात, जब 2023 में 106 अमेंडमेंट जब पारित हुई तो उसमें क्या था? क्या उसमें था नहीं कि ये जो महिला आरक्षण है वो 2029 में ही लागू होगा और उससे पहले सेंसस और डिलिमिटेशन होने के बाद ही लागू होगा? ये तो था, तभी भी था, तो तब आपने क्यों सपोर्ट किया और अब क्या हो गया? तो ये जो है ना, ये बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी उनका जो व्यूज है कि तब क्यों पारित होने दिया? तो वो तो उल्लेख था कि नहीं? आप बताइए ना मुझे, जो कांग्रेस से आए हैं उसमें उल्लेख नहीं था। ठीक है, सवाल है तो फिर चंदन जी जवाब सुनिए, बोलिए चंदन जी। बात तो ये है ना, तो जो सेंसस के बारे में कही गार्गी जी, एक बात तो पहले समझना पड़ेगा, ये 2011 जो लास्ट सेंसस हुआ, क्या मतलब प्रॉब्लम था जो 2021 में सेंसस नहीं हुआ, और सेंसस बिना डिलिमिटेशन का कोशिश कैसे की? मतलब ये पूरा कंप्लीटली इट्स एंटी साइंस मूवमेंट। ये तो सोचना पड़ेगा, आपका पॉपुलेशन साइज क्या है, आपका महिला संरक्षण करने जा रही है, लेकिन महिला कितना, व्हाट इज द पॉपुलेशन साइज ऑफ द वीमेन, ये भी आपका मालूम नहीं है। आप कुछ मालूम नहीं है। अरे यही तो वो कह रहे हैं, अब वो यही कह रहे हैं आने वाले समय के लिए, उनका पॉइंट भी यही है। अभी आप जब गार्गी जी ने सवाल रखा तो आप वहां चले गए और उस समय पर आप यही खड़े थे जहां बीजेपी खड़ी है। वही कर रहा हूं पति जी, जो अभी सेंसस आप जिसका ऊपर जाके ये डिलिमिटेशन कीजिएगा, तो दैट वाज द मूवमेंट, सीक्रेट मूवमेंट ऑफ डिलिमिटेशन। ये डिलिमिटेशन करने के लिए आपको एक साइज ऑफ पॉपुलेशन का मालूम होना चाहिए। ये साइज ऑफ पॉपुलेशन उनका मालूम नहीं है। 2026-27 में अगर हुआ तो इतना साल क्यों नहीं हुआ? ये तो क्वेश्चन मेरे मन में बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि मैं बोलूं, लेकिन इतना अच्छा पैनल बैठा है तो आप लोगों को सुनूंगा। माधवी जी आपको सुन रही थी, कुछ कहना भी चाह रही थी। माधवी जी, एक ही सवाल बार बार आ रहा है, मैंने पहले भी पूछा था, डीलिमिटेशन छद्म रूप से आपका मेन मकसद ये था, आप कभी भी महिला आरक्षण नहीं लाना चाहते थे, आप पहले से जानते थे आपको ये 2/3 बहुमत या इस तरीके से कोई समर्थन नहीं मिलने वाला है, इसके बावजूद आपने ये मूव किया, यानी सोची समझी रणनीति। माधवी जी, माधवी जी आपको सुन नहीं पा रहे हैं, अनम्यूट कीजिए। आप म्यूट है। जी मैं कह रही हूँ प्रवीण जी, मुझे 2 मिनट का मौका दीजिएगा। जी बिल्कुल, लीजिए आपका समय पूरा। पूरी बात को क्लियर करना चाहती हूँ। चंदन जी जो बोल रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने सारी बातों को इतना उलझा दिया। मुझे लगता है कि इस चैनल के माध्यम से अगर लोगों तक सही मैसेज जाए और सही जानकारी जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो आर्टिकल 334A कहता है कि डिलिमिटेशन के बिना महिला आरक्षण लागू नहीं हो सकता है। पहली बात मैं क्लियर कर देती हूँ, जो कि आप जाके देख लीजिए। दूसरी बात ये कि जब 2023 में ये लागू हुआ था तो 2032 में इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये उसमें लिखा हुआ था। और उसमें ये भी पूरी तरीके से लिखा हुआ था कि इसमें डिलिमिटेशन, प्लीज आप बीच में मत बोलिए, आप अपना पक्ष बाद में रख लीजिएगा। और आपने बिल्कुल लिखते जाइए चंदन जी, लिखते जाइए पॉइंट। आपने जो रॉन्ग बोला है ना, क्यों है रॉन्ग, हमको भी समझाइएगा, हम भी समझने के लिए बैठे हैं। मैं आपको करेक्शन कर रही हूँ और आप सारी बातों को उलझा रहे हैं, और उलझाने के अलावा आप कुछ नहीं कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो 23 में जो
बिल पारित हुआ था उसमें ये कहा गया था कि 2032 तक इसको लागू किया जाएगा और इसमें डिलिमिटेशन और सेंसस होगा। अब एक बात समझने की बात है कि आर्टिकल जब 334A कहता है कि डिलिमिटेशन के बाद ही महिला आरक्षण लागू हो सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैं बात कह रही हूँ जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। दूसरी बात, डिलिमिटेशन तभी हो सकता है जब सेंसस हो जाएगा। ये अभी इन्होंने क्या कहा कि सेंसस नहीं हुआ है तो डिलिमिटेशन कैसे कर रहे हैं। तो मैं तो आपको बोल रही हूँ कि मोदी जी ने ये बात बहुत स्पष्ट रूप से की, माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत, प्लीज आप बीच में मत बोलिए, मुझे क्लियर करने दीजिए, लोगों तक सही मैसेज जाना चाहिए, आप लोग उलझाइए मत लोगों को। तो मैं आपको बता रही, डिलिमिटेशन तभी होगा जब सेंसस होगा। तो आप ये कैसे बोल रहे हैं कि सेंसस नहीं हुआ है तो आप डिलिमिटेशन कैसे कर रहे हैं? किसने बोला? जनगणना शुरू हो गई, क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? जातीय जनगणना के लिए पहले जो है भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम नहीं करेंगे, लेकिन बाद में इनके दबाव में या इनके साथ में सहयोग लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सेंसस के साथ में जो है जातीय जनगणना भी की जा रही है। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब क्योंकि हम चाहते हैं कि 2032 तक लोगों को वेट ना करना पड़े और में ही हम इसे लागू कर दें। 2 मिनट हो गए माधवी जी। आर्टिकल 334 के हिसाब से ये बिना डिलिमिटेशन के लागू नहीं हो सकता। तो इस बीच में जो कि आपका पॉइंट क्लियर है, अभी ये आपने इसको एम्फेसाइज भी किया है और इसलिए पर्याप्त समय दिया, आपने बार बार एम्फेसाइज किया है, डिलिमिटेशन के बिना नहीं हो सकता। चंदन जी यहाँ पैनल पर उलझा रहे हैं, वो रॉन्ग कर रहे हैं बीच में, बताइए भाई क्या रॉन्ग है चंदन जी? बात ये हुआ डिलिमिटेशन, ये जो डिलिमिटेशन का बात है कौन बोल रहा है? वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिटन जहां पे डिलिमिटेशन सेंसस का साइज आप नहीं जानते, कहां पे ये लिखा हुआ है? ये सीधा बात है। एक पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, शील्डो मैकेनिज्म जिसको कहते हैं पार्लियामेंट पे, ये पीछे का दरवाजा देके ये घुसाते हैं डिलिमिटेशन, लेकिन डिस्कशन नहीं हुआ डिलिमिटेशन। पहले तो होना चाहिए ऑल पार्टी मीटिंग, पार्लियामेंट्री मीटिंग, जिससे ये बिल होगा, एक सपोर्ट सिस्टम बनेगा। ये भी नहीं हुआ है। अचानक आप सोचते हैं 806 और 816, यू नेवर नो, यू आर नॉट डिक्लेयरिंग क्लियरली, तो क्या होगा? और हम लोग तो ये कहते हैं अभी करो, जितना साइज ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स है उसी का ऊपर करो। क्यों नहीं कर रहे? अभी चालू हो जाए। हम लोग तो ये प्रपोज किए, प्रियंका गांधी जी प्रपोज किए। पहले इनका जो सवाल है ये कह रहे हैं कहाँ लिखा हुआ है माधवी जी। मैं देखिए, मैं बहुत अच्छा जानकार नहीं हूँ संविधान का और मैंने कानून की किताबें भी बड़ी गहराई से नहीं पढ़ी हैं, तो थोड़ा मेरा मुझे तो अच्छा लग रहा है, मेरा ज्ञानवर्धन हो रहा है। माधवी जी आप बताइए, ये कह रहे हैं ऐसा कहाँ लिखा है कि डिलिमिटेशन के बिना ये महिला आरक्षण नहीं हो सकता? आर्टिकल 334A पढ़ लीजिएगा, आपको उसमें दिख जाएगा। आपने पढ़ा है चंदन जी? आपने पढ़ा है? दूसरी बात फिर से मैं बता देती हूँ, 334 में है। हाँ। बात ऐसी है कि गाजियाबाद में एक सीट पर, लोकसभा सीट पे 35 लाख लोगों की आबादी है, वहीं किसी दूसरे राज्य में एक सीट पर 7 लाख लोगों की आबादी है। डील आपने क्या, एक और सवाल चंदन जी ने कहा कि 2011 में सेंसस हुआ था, उसके बाद 2021 में होना चाहिए था। क्या आप भूल गए कि उस समय कोविड काल चल रहा था? लोगों को कोविड से निकालने की प्राथमिकता थी। पहले सबसे ज्यादा जरूरी था कि लोगों तक जो है प्राथमिकता, पहले दवाई पहुंचे, लोगों तक जो है सैनिटाइज पहुंचे, लोगों को जो है आइसोलेट किया हुआ था। आप उस समय बोल रहे हैं कि उस समय सेंसस क्यों नहीं हुआ? वो बीच में रुका। सेंसस ऑलरेडी पिछले ईयर से चालू हो चुका है, जो कि अभी चालू होते होते 2026 तक कंप्लीट होने की पूरी संभावना है। और हमने एक टेंटेटिव, हम लोगों ने मतलब एक नंबर दिया है 850। और अगर सुनिए, अगर डिलिमिटेशन नहीं होता है, सेंसस नहीं होता है या सीटें नहीं बढ़ाई जाती हैं, तो उन्हीं सीटों के आधार पे अगर दिया जाता है तो यूपी में जो है वो सीट होगी 87 सीट हो जाएगी, बिहार में 47 सीट हो जाएगी, महाराष्ट्र में 49 सीट हो जाएगी और एमपी में 34 सीटें और राजस्थान में 49 सीटें हो जाएंगी, तमिलनाडु में 29 सीटें हो जाएगी। आप एक तरीके से एक और आप लोग उदाहरण देते हैं या फांस लगाते हैं, वो ये कि उत्तर भारत की आबादी के तहत हमारी जो है दक्षिण भारत की आबादी जो है उस तरीके से नहीं बढ़ी है। तो आप लोग केवल दक्षिण भारत का नाम लेकर अपनी राजनीति करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आपकी कांग्रेस की जो नेता हैं जब उत्तर भारत में हार जाती है तो दक्षिण भारत की सीट पकड़ लेती हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो। यही चलता आ रहा है। उसी तरीके से आप लोगों ने कोशिश, आप जो बात करेंगी है तो राजनीति का बात करें। अगर राजनीति का बात करें तो हम करें कहाँ सीट, सारी राजनीति हो रही है। आप लोगों ने राजनीति के अलावा किया क्या है? राहुल गांधी
ये तो बात है ना, मोदी जी भी 2 सीट में लड़े थे, तो एक गुजरात में लड़े। आपकी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा था कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे। आप बताइए कितनी महिलाओं को टिकट दिया था? ये बीजेपी का आपकी जो प्रियंका गांधी है वो तो कहती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्या आप लोगों ने खिलाफी शुरू से की है। 8,500 रुपए आप लोगों ने देने की बात की थी, और दूसरा बात है, पैसा दिया। मैं ये कहूँ थोड़ी देर बोल लीजिए दोनों आपस में, महिलाओं के साथ में किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा क्या मतलब, रुक जाइए। पड़ेगा। आपकी तो महिला जो है सोनिया गांधी 18 सालों तक अध्यक्ष के पद पर रहती है। क्या एक आम महिला कभी भी आगे बढ़ के आई कांग्रेस में? मुझे थोड़ा देख लीजिएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक एक करके आते हैं। चलिए देखिए, एहतेशाम साहब जो हैं वो भी खूब सीनियर लीडर हैं, कई बार चर्चाएं उनसे होती रहती हैं। और हक साहब आपने देखा बड़ी लंबी चर्चा हो गई, आप सोच भी रहे होंगे आ नहीं रहा है मेरे पास, आ नहीं रहा, या आप सोच रहे होंगे ठीक ही है नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर बीजेपी हर सवाल का जवाब लेकर तैयार है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये मैं 2-3 बार कोट किया, इसलिए किया क्योंकि मुझे बड़ा दिलचस्प लगा कि जितने सवाल उठ सकते हैं, दक्षिण भारत वाला सवाल उठा लो, आपने पहले क्यों नहीं किया, आप जो है डिलिमिटेशन जो है वो छद्म रूप से आप करना चाहते हो, आप ये सारे सवालों के जवाब सिलसिलेवार तरीके से दे दिए गए और अब राजनीतिक मंचों पर जमकर बोला जा रहा है। सवाल अभी भी है, सवाल ज्यादा ही है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। उसी के लिए तो हम डिबेट कर रहे हैं ना, डिबेट है, आप अपनी बात रख रहे हैं, पर मैं कह रहा हूं सरकार अपना पक्ष रख रही है और सरकार ने अपनी बातों को रखा है। मैं हक साहब से ये जानना चाह रहा था कि ये एक, चलिए मैंने मान लिया और लगता भी है, इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं बंगाल पे, जबकि बात ये हो रही महिला आरक्षण की। अब कोई बोलेगा बंगाल से क्या लेना देना भाई, लेकिन बंगाल से ही लेना देना ये हम आप सब जानते हैं और सारे राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले जानते हैं। अगर बंगाल से लेना देना है तब तो ये समझ लीजिए कि बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला है। देखिए तिवारी जी, आवाज, हेलो तिवारी जी, आपकी आवाज अच्छी आ रही है, आप तो बोलिए, पूरी बात बोलिए। हाँ, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने सवाल में ही वो गिर गए। हमारे यहाँ हमारी बहन अभी जिस हिसाब से माधवी जी जिस हिसाब से आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, तो इसको महिला बिल नहीं कहना चाहिए था, इनको डायरेक्ट डिलिमिटेशन करके इनको समझ लिए वहां बुलाना चाहिए था। और 3 दिन के अंतराल में 15, 16, 17 जिस हिसाब से होता है ना कि राजा साहब बोल दिए कि 15, 16, 17 के बीच में तमाम लोगों को पार्लियामेंट में हाजिर होना हुक्म हो, तो ये कोई बात है। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन चल रहा, तमिलनाडु में इलेक्शन चल रहा, तो इस तरीके से समझिए एक फरमान जारी कर दिया। आपको अगर इतनी महिला बात कर रहे हैं तो 545 सीट है आपके एमपी के, आप 240 मौजूदा एमपी है, आपने क्यों इतना कम संख्या महिलाओं को दिया है? 21 सीट आपके पास में आज के डेट में है। मैं एक ऐसी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, जो हमारी राज्य के मुख्यमंत्री महिला, हमारे युवा नेता महिला, हमारे समझ लिए पश्चिम बंगाल में तिवारी जी 2,42,00,000 महिला को डायरेक्ट 1,500 रुपए अकाउंट में जाती है। आपने कन्याश्री, युवश्री, इतनी सारी योजनाएं हम लोगों ने महिलाओं के लिए पश्चिम बंगाल में की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जो अभी रेखा गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने कहा था आप एक काम करो, आप हमारी सरकार बना दो, हम 2500 रुपए अकाउंट में मैं आपकी बात समझ गया, आपका पॉइंट मजबूत पॉइंट है। मेरी बात सुन लीजिए, 30 सेकंड और सुन लीजिए, 30 सेकंड और बोलिए। उनकी सरकार भी बन गई, लेकिन क्या हुआ, उनको नहीं मिला। लेकिन एक नया जुमला भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में एक नया जुमला लेकर आए हैं कि हमारी सरकार बनने दीजिए, हम माताओं बहनों को 3,000 रुपए देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी जुमला की बात करते हैं, हम लोग जो है ऑथेंटिक बात करते हैं। हो गया, सुनी हुई बात है, तो कितनी बार बोल चुके हो आप हक साहब, हो गए 30 सेकंड भी आपके। गार्गी जी मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि माधवी जी से काउंटर सवाल है, इसलिए उनसे जवाब लेना बड़ा जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हक साहब ने उठाया है। माधवी जी, आप तो बंगाल को इतने करीब से जानती हैं और आप खुद यहाँ पर देखिए एक महिला प्रतिनिधि, अगर इस पैनल की बात करूँ तो अभी बीजेपी की ताकत ज़्यादा है क्योंकि दोनों पुरुष बैठे हुए हैं, कांग्रेस से भी और तृणमूल कांग्रेस से भी।
आप ही एक हैं प्रतिनिधि। लेकिन जब महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात आती है तो बीजेपी 33 महिलाओं को टिकट देती है पश्चिम बंगाल में, टीएमसी 52 महिलाओं को टिकट देती है, कांग्रेस भी आगे निकल जाती, 35 को टिकट देती है। अगर हमें यह साबित करना है कि हम महिलाओं के साथ हैं तो एक हमको मैसेज देना चाहिए था कि चलिए कोई दे ना दे साथ, हम ये करके दिखाएंगे, हम ये नई परिपाटी चलाएंगे। देखिए प्रवीण जी, बात ऐसी है कि टीएमसी जो है वो एक क्षेत्रीय पार्टी है, पहली बात, और भारतीय जनता पार्टी जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है। पूरे देश भर में हमारा महिला संगठन बहुत मजबूत है। सबसे ज्यादा मंत्री पद जो है महिलाओं को देने वाली जो सरकार है और पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी उसमें 1/3 जो है महिलाओं की संख्या है। महिला विंग्स है हमारे पास में, सबसे ज्यादा राज्य भवन में भेजने वाली जो हमारी गवर्नर है वो महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा हमारी पार्टी भेजती है। तो ये कहना कि केवल 1,500 रुपया दे दिया, उसके बदले में आप लोगों ने क्या क्या छीना उन महिलाओं से, जरा ये तो देखिए। पश्चिम बंगाल में जब महिलाओं के साथ में घर्षण होता है, आज पश्चिम बंगाल एसिड अटैक में पूरे देश में प्रथम स्थान पे आता है। यहाँ पे जितने भी आंकड़े आते हैं जो महिलाओं के लिए अपने आप को सेफ राज्य बताकर पीठ थपथपाने की कोशिश करती है ममता बनर्जी, वास्तविकता ये है कि यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराना बहुत मुश्किल है। आजकल मेडिकल कॉलेज के इंसिडेंट के बाद में 24 घंटे से ज्यादा का समय लगा था उनको एफआईआर दर्ज कराने में। तो आंकड़े छुपाकर, फैब्रिकेटेड कर आप लोग अपने आप को सेफ भी बताने की कोशिश करते हैं। 1,500 रुपया देकर आप जो उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ममता बनर्जी ज्यादा से ज्यादा टॉलीवुड की महिलाओं को टिकट देती है ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग उनको टीवी पर देखते हैं, सामने देखकर उनको वोट देते हैं। काम करने को ही नहीं आती है। जब वो चुनाव, माधवी जी पिछली 2 बार से तो ट्रिक चल रही है उनकी और अच्छी खासी चल रही है। बात ऐसी है कि संदेश खाली में मैं हक साहब को भी उत्तर दे रही हूँ और कांग्रेस को भी उत्तर दे रही हूँ। दूसरी बात, कांग्रेस में तो 18 वर्षों तक उनके परिवार की जो है सबसे बड़ी सदस्य वही बनी रही और इनकी तो पार्टी से बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं जो दूसरी पार्टियों में गए और उनको राज्यसभा लोकसभा भेज दिया गया। तो महिलाओं की तो बात करिए मत आपने। आपकी तो प्रियंका गांधी ने कहा कि 40% में महिलाओं को हम लोग आरक्षण देंगे। गॉट इट। देखिए मैं कई बार माधवी जी, आप भी कई बार बैठी हमारे साथ। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं एक स्क्रिप्ट लिख सकता हूं कि चंदन जी ये बोलेंगे, हक साहब ये बोलेंगे, माधवी जी ये बोलेंगी और ये सारी बातें ऐसे आएंगी। पर मुझे अच्छा लग रहा है कि अभी आप लोग जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठकर एक एनालिस्ट के तौर पर बात कर रहे हैं और इसमें बड़ा आनंद आ रहा है। और गार्गी जी बड़ी देर से सुन रही हैं। गार्गी जी मुझे एक बैलेंस व्यू इस पर बताइए कि एक तरफ महिलाओं को आरक्षण मिले का राजनीतिक मुद्दा और दूसरी तरफ सचमुच महिलाओं के साथ कोई खड़ा हो। मैं तो कहता हूं माधवी जी, अब माधवी जी को भी काफी आगे बढ़ाना चाहिए था, उनको बड़ा चेहरा बना देना चाहिए था बीजेपी को। खैर ये एक अलग बात है और ऐसे कई चेहरे होंगे जिनको बनाया भी जाता है। स्मृति ईरानी है, मोर्चा संभाले हुए हैं इस मुद्दे पर। आप मुझे बताएं कि सचमुच में जमीन पर महिलाओं के लिए कौन काम करता दिखाई देता है और दूसरा राजनीतिक मुद्दा बनता है तो जनता को तो समझ में आता है, महिलाओं को तो समझ में आता है। जी तिवारी जी, देखिए मोदी जी आने के बाद आपने देखा महिलाओं के लिए क्या क्या किया गया है। अब सिर्फ स्वच्छता मिशन ही देखिए ना, जो टॉयलेट्स बनाया गया तो उनमें किसको फायदा हुआ? उज्ज्वला गैस, वो ग्रामीण जगह पे गांव में जो घर मिला, पीएम आवास योजना, पंजीकरण किसके नाम पे हुआ? महिलाओं के नाम पे हुआ। तो ऐसे महिलाओं को तो पता है कि महिलाओं को क्या क्या मिला। और बंगाल में मुझे पर्सनली लगता है, मैं बंगाल की बेटी हूँ, तो मैं बंगाल की बेटी होने के नाते इतना कह सकती हूँ कि मुझे लग रहा है कि इस बार जो बंगाल की महिला है उनका लगभग 60-65% महिलाएं शायद बीजेपी के लिए वोट देंगे। वो ये संरक्षण, देखिए ये जो आरक्षण होते हैं ये तो जो गांव की महिलाएं वो उनके लिए नहीं देखते, लेकिन आपको पता है जो मातृशक्ति भरोसा कार्ड, उसके लिए जब फॉर्म फिलअप हुआ, आपको पता है कि बंगाल में क्या कतार लगी थी महिलाओं की। और फिर जो अभी बोल रहे हैं कि सिंडिकेट राज, अगर सिंडिकेट राज नहीं होगा, अगर नए इंडस्ट्री आएंगे तो किसको काम मिलेगा? बंगाल का हालत इतनी खराब है कि वहां पे 40 लाख के ऊपर जो लड़के हैं, 40 लाख के ऊपर जो हायर एजुकेटेड पीपल है वो छोड़ के चले गए हैं। हाईएस्ट माइग्रेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स। तो जो माए है वहां पे इलाके हैं जो वृद्धाश्रम जैसे बन गए, तो उनको अगर लगेगा कि सिंडिकेट कल्चर बंद होने से यहाँ पे इंडस्ट्री होगा और यहाँ पे ही मेरे बेटे और मेरी बेटियां काम कर सकते हैं, तो क्या वो वोट नहीं देंगे? ऊपर से मान लीजिए जो फ्री बस राइड, ये तो फ्रीबीज है, तो जो पर्सनली मैं बहुत ज्यादा फ्रीबीज के सपोर्ट में नहीं हूँ। मुझे लगता है वेरी गुड पॉलिटिक्स, नॉट ग्रेट इकोनॉमिक्स, पर फिर भी अगर एचपीवी जो वैक्सीन है
ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन वो फ्री दे रहा है, कैंसर टेस्ट फ्री, गरीब घरों में ये सब छोड़िए, मुझे जो अभी आज के मुद्दे से जुड़ी चीज ये तो आपने जो बताई है इसमें कोई दो राय नहीं, काम हो रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। योजनाएं महत्वपूर्ण है, इससे सुनिए तो सही। अभी जो आपकी बात से मुझे याद आया, पर जो बात चलती है ना, जैसे ही आपने फ्री बीज बोला, तो लाडली बहना योजना, लाडकी बहना योजना, इसका जो असर होता है ना वो इन योजनाओं से ज्यादा भारी होता है। तो पहली चीज तो ये। अब दूसरी बात ये है कि जहां सत्ता में हो वहां तो दे सकते हो, क्योंकि झारखंड बड़ा उदाहरण है। झारखंड में ये सोरेन साहब के लिए काम कर गया, भले ही महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए काम कर गया। अब यहां पर सत्ता जो है वो तो अभी टीएमसी के पास में, और अच्छे मजबूती से रही है अभी पिछली 2 बार से। तो सवाल माधवी जी ऐसे में खड़ा होता है, 3 बार, हाँ सॉरी माफ कीजिएगा, 3 बार से। तो देखिए हक साहब तुरंत बोले 3 बार भूलो मत। हम तो कहते हैं कि आप आते रहेंगे, लेकिन बीजेपी ने भी आपको हर बार आपके हर टेन्योर के बाद में अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास किया है। माधवी जी, अल्टीमेटली जब चुनाव का समय आता है, जो बात मैं कहना चाहता था, उसमें कोई योजना आपको याद आती है, कोई महिलाओं का जुड़ा मुद्दा याद आता है, ताकि महिलाएं आपके पास आए या उनका वोट बैंक आपको मिल पाए? इस तरह की एक तस्वीर फिलहाल की बातचीत में दिखाई पड़ रही है, इस पर आपका विचार क्या है? बिल्कुल गलत बात है ये प्रवीण जी। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को केवल इसीलिए सपोर्ट या सहयोग नहीं किया जाता, या महिलाओं की बात तब नहीं की जाती जब चुनाव की बात होती है। पहली बार जब प्रधानमंत्री जी चुनकर आए और हमारे देश में हमारा बीजेपी की सरकार आई, तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने पहले स्पीच में ही कहा कि हम महिलाओं के लिए जो है स्वच्छता अभियान से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना सबसे पहले लागू की। तब कोई चुनाव नहीं थे। और रही बात चुनाव की, तो देश भर में चुनाव कभी ना कभी होते रहते हैं। चाहे अगर महिला आरक्षण की बात की जाए तो उन्होंने तुरंत इसको चुनाव के साथ जोड़ दिया, लेकिन आप बताइए कि 6 महीने बाद अगर इस पे बात होती तो शायद पंजाब के इलेक्शन होते, अगर अगले साल बात होती तो फिर यूपी के इलेक्शन होते। तो इलेक्शन चलते रहेंगे, लेकिन ये जो मुद्दे हैं जो कि बहुत जरूरी है देश के सुधार के लिए, देश की स्थिति को और परिपक्व बनाने के लिए, तो उस पर बात होना बहुत जरूरी है। और ये जब भी होंगे तो ये चुनाव के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि इनको राजनीति करनी है। जिस ओबीसी आरक्षण के लिए ये लोग विरोध करते थे, आज उसी की बात करते हैं। तभी हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने सीधे स्पष्ट रूप से कहा कि भाई आप लोगों को अगर माइनॉरिटी की इतनी चिंता है तो आप अपनी जितनी सीट है उनको माइनॉरिटी महिलाओं को दे दीजिए, बहनों को दे दीजिए, बहुत अच्छी बात है। जबकि देश में 3 तलाक का मुद्दा लेकर आने वाली भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए, जो कि माइनॉरिटी से आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी धर्म की राजनीति या जाति की राजनीति नहीं की है। हमेशा ये कोशिश की है कि सब लोगों तक उनके उनके परिपक्व बनाने के लिए, उनकी दिशा को और आगे बढ़ाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं के लिए जो भी काम किया जा सकता है, वो सारी योजनाओं को फलीभूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सोचती है। लेकिन अभी क्या है कि जब इनको कोई भी मुद्दा उठता है तो वो चुनाव के साथ जोड़ते हैं, धर्म के साथ जोड़ते हैं। लेकिन धर्म की राजनीति अगर सबसे ज्यादा इस देश में कोई करता है तो वो पश्चिम बंगाल में ही होती है, क्योंकि जब यहाँ हिंदुओं के घर जलते हैं तो ममता बनर्जी का डेलीगेशन जो है कश्मीर को पहुंच जाता है, लेकिन उनका डेलीगेशन कभी भी जी माधवी जी काफी सारे इश्यूज आए हैं। हालांकि आपने पहले एड्रेस कर दिया कि योजनाएं उनका लाभ मिलता है। चंदन जी कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि अब हम धीरे धीरे चर्चा के अंतिम दौर में पहुंचेंगे, तो मैं ओपन करता हूं प्लेटफॉर्म को। चंदन जी आप बोले अपनी बात जो कहना चाह रहे थे। नहीं देखिए, ये बात कैसे है, ये तो कोई प्रचार सवाल नहीं है ना। तो हम लोग का बात बोलना है तो जो बोलना है तो बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे लोग है, सब बीजेपी नहीं है, बहुत सारे पार्टी का है, बहुत सारे माइंडसेट का है, तो हम लोग को सही से बोलना चाहिए कि इंटरप्रिटेशन होता है। 2 बात कहना चाहता हूँ ये इसमें घुसने का पहले। एक बात हुआ जो क्यों बोले, वो इंटरप्रिटेशन अगर संविधान को इंटरप्रिट करे तो ये रॉन्ग साइड इंटरप्रिटेशन करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये हर बात जो है हम लोग का ये रिकॉर्ड बनता है। बात ये होता है, एक सेंसस, आपको एक बात खाली बोलते हैं, एक सेंसस का इसका रूल है, एक सेंसस डिक्लेरेशन एटलीस्ट सेंसस होने का 2 साल पहले होता है। तो अब कोविड के बारे में बताइएगा 2020, तो 2019 का पहले 2021 का जो डिक्लेरेशन वो नोटिफिकेशन होना चाहिए। दैट्स द रूल। सो द क्वेश्चन इज, कोविड इसमें प्ले नहीं की, ये दूसरा कॉन्सेप्ट काम की। डिलिमिटेशन हम लोग अभी भी बोल रहा हूँ, डिलिमिटेशन होना चाहिए। डिलिमिटेशन ये नंबर पे हो, ताकत अपना जो है वो संभाल लेंगे, लेकिन ये नंबर पे हो, क्यों एक्सटेंड करें? दैट इज एडिशनल, दैट इज डिसरेस्पेक्ट टू द वीमेन। एडिशनल बना के तब हम
उनको रेस्पेक्ट देंगे, ये इट्स नॉट अ डिग्निफाइड। यहाँ पे दो लेडी है, नहीं, थोड़ा पॉइंट समझाइए ना चंदन जी। ये थोड़ा मिक्स लग रहा है कि डीलिमिटेशन होना चाहिए, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन दोनों साथ में हो रहे हैं तो प्रॉब्लम है। सुनिए प्रतीक जी, अच्छा मैं चंदन जी नेक्स्ट चीज बोलूं, आप इंक्रीज कीजिएगा, वो इंक्रीज करने का बाद डिलिमिटेशन का आई मीन जो संरक्षण होगा, तो इसमें विमेन 33% संरक्षण उसमें होगा। बात ये होता है, हम लोग बोलते हैं 545 में कीजिए, वो 2023 स्पेशल सेशन अब बुलाए, उस स्पेशल सेशन में अब डिक्लेयर किए 2034 में लागू होगा। तो इसके पहले ये बात हुआ, एक सेंसस होगा, सेंसस के ऊपर पॉपुलेशन साइज, जेंडर रेशियो ये बनेगा, उसके बाद होगा। इसमें ओबीसी भी है, एससी है, एसटी है, इस मामूली बात नहीं है, इट्स अ ह्यूज एक्सरसाइज। ये एक दिन अचानक आपको लगेगा ये विमेन आई मीन आरक्षण होना चाहिए, तो आप इसमें मैं तो शुरुआत से पूछ रहा हूँ, मैंने शुरुआत में ही रख दी बात। हम इसको बार लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एक ही दिन में करिए, अभी के अभी लागू करिए, और मेरा बीच में समय जो है चल रहा है, जिसका रिजल्ट आने वाला है। इसके बाद आपका बात सुनूं, लेकिन आप भी तो ये बीच में आ रही है, अभी सुनिए। और दूसरा बात है, बंगाल में वीमेन रिप्रेशन, वीमेन सप्रेशन है, ये तो हम लोग बोलते हैं। बहुत सारा मूवमेंट ये कांग्रेस की है बंगाल में, अभी भी है। आप पहले सुनिए, आप बीजेपी का सेकंड फिडल है ये डिस्कशन में। आप जैसे बोल रहे हो, अरे मैं ऐसा है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। देखिए चंदन जी, क्या होगा, मैं एक आध पॉइंट अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ के थर्ड में बन गया, तो इसमें ठीक है हक साहब, धन्यवाद आपका, धन्यवाद हक साहब आपका। हाँ बोलिए आप, चंदन जी बोलिए आप। चंदन जी इंडिया अलायंस में टीएमसी को सपोर्ट करते हैं आप? कौन किसको प्रतीक जी मौका दीजिए। चंदन जी, आपसे एक बार जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि आपका जब बंगाल की राजनीति की बात आती है तो तृणमूल के खिलाफ खड़े होना, मैंने शुरुआत में रखी भी थी ये बात, लेकिन अभी तो बीच में आप आ रहे क्यों? आप तो एक्सपर्ट हो ना, एक्सपर्ट ऊपर से देखिए, टोपोग्राफी कीजिए, आप एक्सपर्ट अंदर में क्यों आते हैं? ठीक है बोलिए ना, आप बात बोलिए ना चंदन जी। इतना कंपल्शन किया है करने का, आप तो एक्सपर्ट बन के आई है ना। ठीक है, मेरा बोलने का, देखिए ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, मेरा बोलने का मतलब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बंगाल में है, आरजी कर का मामला है, इसमें हम लोग मूवमेंट किए हैं, ज्यादा ही मूवमेंट किए। लेकिन बात ये होता है, इसके साथ साथ हमें ये भी स्वीकार करना पड़ेगा, एक रेप होने का बाद ये बिल्किस बानो का क्या हुआ, वो गुजरात में ईवी बोलना चाहिए, कुलदीप सिंगर, गार्गी जी, कुलदीप सिंगर क्या मतलब निकलेगा, क्या सेंस निकलेगा, क्या सेंस निकलेगा अभी इस बात का? बैलेंस कीजिए, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट चंदन जी, आपने बोला ना, चंदन जी आपको किसी ने नहीं टोका, अब रुकिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, एक सेकंड प्लीज। चंदन जी, एक बात ये तो साफ है कि एक कंफ्यूजन रहता है कांग्रेस के लिए, बड़ी और चुनौतीपूर्ण स्थिति है। मैं देखता हूं पॉलिटिकली आपकी नेशनल पॉलिटिक्स अलग है, रीजनल पॉलिटिक्स या किसी प्रदेश की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भी खड़े होना है पश्चिम बंगाल चुनाव में, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में साथ साथ में भी चलना है, तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी पर तो बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। और एक्सपर्ट का है, कोई सामान्य व्यक्ति का ये प्रश्न उठेगा जो गार्गी जी उठा रही है? नहीं, ये बात क्यों कर रहा हूं? अब सुनिए तो गार्गी जी जवाब तो देने दीजिए, जवाब। नहीं, उनको बोलने दीजिए। बोलिए, पंचायत इलेक्शन में वो बोलना ही नहीं चाहते। मर्डर जो हुआ था, तृणमूल ने किया था, वो किसका मर्डर था? फुलचंद सिंह, जो कांग्रेस से नॉमिनेशन फाइल किया था, उसी का मर्डर किया था टीएमसी ने लास्ट पंचायत इलेक्शन में। दैट वाज द फर्स्ट मर्डर। हाँ, तो यही तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लोग, ये आपकी हिपोक्रेसी नहीं है कि मैं पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अगेंस्ट खड़े हूँ और लेकिन पूरे देश में उनके साथ हूँ।
ये आपकी हिपोक्रेसी दिखाते हैं। इसीलिए राज्य में पश्चिम बंगाल में शून्य में महाशून्य में जाएंगे। ये भी सुनते रहिए, आप शून्य थे ना लास्ट इलेक्शन में, महाशून्य में जाएंगे क्योंकि आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। आपकी क्रेडिबिलिटी कांग्रेस जैसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी, उसकी क्रेडिबिलिटी आप नहीं रही। 2021 का जो मानते हैं आप उनको ही सेंटर में सपोर्ट करते हैं टीएमसी को। आपकी क्रेडिबिलिटी रहती है कुछ? आप बताइए ना, कुछ क्रेडिबिलिटी रहती है? ये नारा अभी क्यों नहीं चलता है आपके बाद 200 पार? 2021 आपका शिक्षा दी है ना, तो बात ये होता है, ज्यादा बात करने से ना होता नहीं है, मूवमेंट होना चाहिए। आप बोलिए ना, बंगाल में कोई एक सिंगल लीडर आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं? आप बोलिए, ये लीडर है, मोदी जी को चाहिए, अमित जी को चाहिए। मोदी जी मुंह हो रहा है, मोदी जी बंगाल का वोटर। ठीक है माधवी जी, तो माधवी जी मैंने पूछा था अलग ये सवाल। रुकिए ना, रुकिए चंदन जी, अब काफी लंबा हो गया, काफी बोला आपने, रुकिए तो सही। अब गार्गी जी रुकिए एक मिनट, देखिए ये बात सही है, माधवी जी औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है। माधवी जी को इसका जवाब देने दीजिए। माधवी जी, कोई एक चेहरा तो प्रमोट किया जा, जो चंदन जी ने आखिरी बात कही, वो मुझे लगता है कि सवाल है जो रखा जा सकता है। देखिए प्रवीण जी, ऐसा है कि जितनी जगह पे भी चुनाव होते हैं वहाँ पे कभी भी भारतीय जनता पार्टी कभी किसी का नाम जो है डिक्लेयर नहीं करती। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अगर लीडरशिप की बात बोलें तो बहुत सारे लीडर हैं जिनको आगे रख के बंगाल का नेतृत्व करना है। और ये बात कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही गई है कि बंगाल का आदमी होगा, बंगाली होगा और बंगाल का नेतृत्व करता होगा। तो ये बात कहना बेकार की बात है, क्योंकि आपके यहाँ सिर्फ एक ही चेहरा है, ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी हटेगी तो भाईपो होंगे उनके। तो भाईपो ये दोनों परिवार में एक दूसरे के साथ में सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस मतलब टीएमसी जिस तरीके से कर रही है, कांग्रेस में भी वैसा ही होता है। रही बात आरक्षण की, जो हम जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि सारी चीज़ें एक के साथ एक जुड़ी हुई है। अब अगर हम ये कहें कि अगर जो पहले की स्थिति थी, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि अगर एक सीट पर 30 लाख लोगों की आबादी है और दूसरी सीट पर 7 लाख लोगों की आबादी है, तो क्या उस अनुपात में जो उनके लोकसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्या उतने लोगों का संरक्षण करने के लिए पर्याप्त है वो स्थिति? तो ऐसी स्थिति में जो है डिलिमिटेशन होना बहुत ज़रूरी था, जो कि समय की मांग थी। 50 सालों के बाद डिलिमिटेशन किया जाना था। दूसरी बात, सेंसस पर बार बार लोगों को गुमराह मत कीजिए। सेंसस शुरू हो गया है, जातीय जनगणना पे भी बात होने लगी, जातीय जनगणना भी साथ साथ हो रही है, जो कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी बात बोली। दूसरी बात, गृह मंत्री जी ने आप लोगों के समक्ष एक निवेदन किया कि आप मुझे 1 घंटे का समय दीजिए, प्लीज मत बोलिए, आप मुझे 1 घंटे का समय दीजिए, आप जो बोलेंगे हम उसमें वो क्लोज सब डाल के और आपके पास में नया बिल लाकर देंगे, आप प्लीज बोलिए। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, सपा जो है खड़े होकर उनके जो अखिलेश जी को बोलते हैं, आप बस हो गया, लंबा जाएगा। माधवी जी एक मिनट रुकेगा, एक मन में सवाल आ रहा है, समय अब क्योंकि बहुत संक्षिप्त बचा है, जरा क्विक चलते हैं हम इस पे। चंदन जी, मेरे मन में तो एक ही सवाल, सारे पार्टियों को बोलना चाहती हूँ, अगर आप मुझे बोलने देंगे प्रवीण जी। प्लीज गार्गी जी बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया में बहुत सारे देश है, 70 देशों में कानून है महिला आरक्षण की, लेकिन उसके अलावा भी काफी देश है जहाँ पे वॉलंटरीली दिया जाता है। तो क्यों ना सारे पार्टी अपने जो राजनीति उससे ऊपर उठ के महिलाओं को वॉलंटरीली आप सीट दे दीजिए ना। ये तो आ गया ना मुद्दा, चर्चा में आया ही था, बट इसका कोई जवाब सचमुच आएगा नहीं। वैसे भी लेफ्ट बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ इसका जवाब आएगा नहीं। देखिए, आप जो बात कह रही है, ये मुद्दा तो उठता ही रहा है। मैंने कहा तो सही, आपने जो टिकट दिए हैं, बीजेपी ने 33, टीएमसी ने 52, कांग्रेस ने 35, लेफ्ट ने 34, अन्य पार्टी ने 23। ये महिलाओं के आंकड़े हैं जिनको टिकट दिए गए हैं पश्चिम बंगाल चुनाव में। तो ये तो मैंने कहा ही था कि अपनी तरफ से ही दे दिया जाए। मैं तो कहता हूं एक समय ऐसा आए कि महिलाएं जो है वो पुरुषों से ज्यादा तादाद में लड़ती दिखाई दे, ये भी होता है। और महिलाएं बहुत अच्छी नेता साबित भी हुई हैं। ममता बनर्जी ने साबित किया, मायावती जैसा चेहरा रहा है, सोनिया गांधी जैसा चेहरा रहा है। गार्गी जी अभी जो बोली है, ये प्रतीक जी थोड़ा मौका दीजिए, एक सेंटेंस बोलूंगा। गार्गी जी अभी जो बोली है, ये एक्सपर्ट का नाते बोली है। अभी इतना तक जो बोली थी, जो मैं बताए पहले, वो एक टोपोग्राफी आप, लेकिन अभी ठीक है, चलिए हो गया। गुड एडवाइस। मेरे मन में एक सवाल आ रहा था, आपके लिए। चंदन जी एक सवाल, अब सुनिए ना, सुनिए, ये वाली बातें बहुत कॉमन हो गई ना। एक सवाल तो सुनिए, एक छोटा सा सवाल, मेरी रिक्वेस्ट, एक सवाल छोटा सा। एक बात बताइए, ये बात तो आप मानेंगे चंदन जी कि बीजेपी यही चाहती थी जो हो रहा है, हाँ या ना?
बीजेपी ये चाहती थी जो हो रहा है ये, हाँ, क्योंकि ये पराजित होने का बाद उनका मालूम तो पड़ा एक बात, ये होना नहीं, अभी हाँ, यदि हाँ तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी का, अगर ये ट्रैप भी आपके शब्दों में कह दूं, अगर इसको ट्रैप भी कह दूं तो भी आप ट्रैप में उलझ गए। घोड़े को पीछे लगा दिए गाड़ी का, इसे जो होता है वही हुआ, मतलब नतीजा जो निकाला। मैं कुछ और मैं कह रहा हूं कि आप लोग जो आप इतने राजनीतिक समझ के लोग हैं, खूब दिन भर राजनीतिक चर्चाएं करते हैं, 50% देना चाहिए, लेकिन उसका पहले जो लोग आपको सुन रहे हैं ना, अभी जो लोग आपको सुन रहे हैं, उनकी तरफ से एक बहुत कॉमन बच्चे वाला सवाल है जो मन से आता है, बीजेपी जो चाहती थी वही हो रहा है, हाँ या ना? ये मेरा मतलब, ये लोगों के मन में आ रहा होगा सवाल। थी वो हो नहीं रहा है, दैट इज द कॉम्बिनेशन। पहले आपने कहा था हो रहा है, होने का बाद कोई बोलता है। ठीक है, अब इस सवाल को मैं माधवी जी के सामने अलग तरीके से रखता हूं। माधवी जी, एक बात तो साफ है कि मैं क्योंकि कांग्रेस का मन समझ रहा था इसलिए सवाल को उस तरीके से रखा, लेकिन ये बात सही है कि बीजेपी यही चाहती थी जो हो रहा है, हाँ या ना? मुझे नहीं पता है कि आप किस संदर्भ में क्या सोचकर मन में ये प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन ये आरक्षण बिल पास नहीं होगा, 2/3 बहुमत नहीं मिलेगा, विपक्ष का सपोर्ट नहीं आएगा, ये सारी चीजें पता थी। बात ऐसी है, संदर्भ ये है, बीजेपी क्या चाहती है वो प्रधानमंत्री जी ने आके स्पष्ट रूप से बताया, और अब बीजेपी ने ये कहा है और ये चाहती है कि 33% जो आरक्षण है वो महिलाओं को मिलना चाहिए। उसके लिए जो भी करना होगा भारतीय जनता पार्टी उसमें जरूर अपना सहयोग बनाती रहेगी, और आगामी समय में हमारी देश की 33% महिलाएं जो हैं वो चुनकर सदन में पहुंचेगी, जो कि इस समय की जरूरत है, आवश्यकता है आधी आबादी का। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका अधिकार है, और उस अधिकार के लिए बीजेपी हमेशा से आगे है। गॉट इट, आपका जवाब आया। गार्गी जी, अभी क्योंकि चंदन जी आपको सुनना और चाह रहे हैं एक्सपर्ट के तौर पर, जैसा वो कह रहे थे, तो मुझे ये बताइए आप कि पश्चिम बंगाल में आप ये मुद्दे सचमुच, क्योंकि आप बंगाल की बेटी हैं आपने कहा, और मैं तो उतना अच्छा तो नहीं जानता हूं जितना आप माधवी जी जानती हैं, आप जानती हो, चंदन जी जानते, उतना अच्छा नहीं जानता, लेकिन थोड़ा बहुत जानता हूं, चुनाव कवर करने के दौरान मैंने जितना देखा समझा है। ये मुद्दे बंगाल की जमीन पर वैसे नहीं चलते जैसे कहीं और चल जाएं। क्या आपको लगता है बंगाल का टेस्ट अभी पकड़ा नहीं गया है और इसीलिए ममता बनर्जी जो है वो एज लेकर चलती है? नहीं, मुझे लगता है इस बार तो कांटे की टक्कर है, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि कांटे की टक्कर है, क्योंकि लोगों के दिल में है एक परिवर्तन चाहिए। मैंने खुद देखा, जो प्रवासी जो मजदूर है, माइग्रेंट लेबरर्स वापस जा रहे हैं इस बार वोट देने के लिए कि परिवर्तन चाहिए, क्योंकि लोगों ने इतने सालों से देखा। देखिए 34 साल का जो लेफ्ट का रूल, सारे इंडस्ट्री चले गए, 15 साल का ये जो भ्रष्टाचार, करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया है, जो लोग देख रहे हैं ना, और नारियों की कोई सुरक्षा नहीं है, सबको पता है। रेप सब जगह पे, काफी बोलोगे कि रेप तो होता है सारे राज्यों में, लेकिन किसी राज्य में कभी सुना कि सीएम बोल रहा है शायद हाशकाली की 14 साल की लड़की, शायद वो प्रेग्नेंट थी, शायद उसका अफेयर था, पार्क्सविक में बोला कि इट्स अ कॉन्कॉक्टेड स्टोरी। तो ये सब जितना लोगों ने देखा ना, तो एक लोग चाहते हैं परिवर्तन, लेकिन वहां पे थ्रेट कल्चर बहुत है। आपको मैं बोलूं, मेरे पास ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। गार्गी जी एक मिनट, ये मुझे इंटरेस्टिंग पॉइंट मिला, एक मिनट माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। चंदन जी, ये बात तो है, इससे तो आप सहमत होंगे, इस बात से सहमत होंगे, ये तो सही बात है। ठीक है, अब अगर परिवर्तन चाहती है, देखिए अब अगर आप सहमत हैं और परिवर्तन चाहती है जनता बंगाल में, तो चॉइस इज बीजेपी, नॉट कांग्रेस। ये मल्टी पार्टी सिस्टम जब बनाया गया, कोई एक पार्टी का तरफ, कोई एक पार्टी का तरफ से नहीं बनाया। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब मल्टी वॉइसेस, तो हम लोग भी बीच में हैं, हम लोग टीएमसी का खिलाफ बीच में हैं, आप बीच में, या तो आप टीएमसी के साथ जाएंगे या अकेले ही आप सारी सीटें जीत लेंगे, दो ही ऑप्शन है आपके पास। 30 साल हम लोग और ये होगा, तो ये तो हम जानते हैं, इतना तो थोड़ा 25-26 साल में हमने सीख लिया कि गणित तो यही होगा कि आप चाबी अपने पास रखें। ठीक है माधवी जी, एक बात है, आपकी लड़ाई जो है ना वो बेशक अभी मुद्दा कांग्रेस का भी वही है जो अभी गार्गी जी ने बताया है, और उससे सहमति भी जताएगी, लेकिन अपने आप को चॉइस बताएगी, और उनका लक्ष्य अभी ऐसा नहीं है आपकी तरह सत्ता में आ जाने का।
अगर उन्होंने सत्ता की चाबी भी अपने पास रख ली ना, तो बहुत ही स्वाभाविक गठबंधन है इनका, तो हो जाएगा आसानी से। डबल चुनौती। देखिए मैं बताती हूँ, मैं जल्दी से उत्तर देती हूँ। पश्चिम बंगाल से सटी हुई जो सीमा मतलब राज्य हैं, आप पश्चिम बंगाल के अंदर में 49 सालों से कांग्रेस नहीं आई है। इसके अलावा बिहार में 35 सालों से नहीं आई है, झारखंड में कभी आई ही नहीं। तो मैं बता रही हूँ कि पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। दूसरी बात ये कि बंगाल की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहाँ से कान पकड़ो या यहाँ से कान पकड़ो, टीएमसी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है और सीपीएम में भी कोई अंतर नहीं है। इसलिए बंगाल नहीं है कि जो बीजेपी और राहुल गांधी ने आपकी पहली सभा, तो मुझे दुख होता है, आप बहुत कॉन्फिडेंट है, आपने इस डिबेट को बहुत बनाया चंदन जी, लेकिन सच्चाई ये है कि आप लोग एक ही बंगाल की जनता आप लोगों को तवज्जो नहीं देगी। आप अपनी कोशिश जारी रखिए, अगले 50 साल बाद शायद आपको मौका मिल जाए। नहीं, ये हायर मशीनरी नहीं है, कांग्रेस ही है। ये शुभेंदु अधिकारी का माफी, ये पार्टी से वो पार्टी, आपका पार्टी का 65% लीडर्स कांग्रेस का है। अब देखिए ना, ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, ये मालूम पड़ जाएगा। आपके पास क्यों नहीं टिके, वही तो बात हो रही थी। आपके पास टिके क्यों नहीं हो, आपके पास रुके क्यों नहीं? फिर से कहा, डोंट डिमांड जो आपका नहीं है, जो आपका नहीं है डोंट डिमांड। आपका पहला चर्चा सारगर्भित रही, क्योंकि कई पॉइंट्स पर बात हुई, जो मुद्दा था उस पर बात हुई, और सच पूछिए तो आप लोगों की तरफ से बड़े बैलेंस व्यू आए हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, चर्चा में समय का पता नहीं लगा, अभी पीसीआर ने मुझे बताया कि भाई टाइम हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद माधवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, आपका, गार्गी जी आपका विशेष धन्यवाद एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ने में। हक साहब आप क्योंकि चर्चा में बीच में चले गए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बात इंडिया की में आज हमने बात बंगाल की है, और बंगाल की बात के साथ साथ में बात हमने की है महिला आरक्षण की। कुल मिला के एक बात तो साफ है, महिला आरक्षण कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालेगा चुनावों पर। अब देखना होगा कि इसको कितना डिफेंड कर पाते हैं। आपने देखा, चर्चा की शुरुआत हुई, चर्चा में कैसे तृणमूल कांग्रेस आगे बढ़ी, और वो एकदम से हम महिलाओं के साथ हैं, इन बातों को पुरजोर तरीके से रखती दिखाई दी दोनों पार्टियां। यानी ये वही चीज है जो मैंने बीच में कहा भी, भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी। स्ट्रैटेजिकली हम देख रहे हैं कि एक रणनीतिक मूव जो बीजेपी की तरफ से रखा गया है, वो फिलहाल निशाने पर दिखाई देता। बीजेपी इसको कितना जमीन पर ले जाती है, ये देखने वाली बात होगी, और कैसे कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस ये इसको डिफेंड करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बात इंडिया की में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।